हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा भी होगा आपने, इंपॉर्टेंट पार्ट आता है इसमें से, अच्छे क्वेश्चंस डेवलप कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और पिछली बार मैं सॉरी भी बोलूंगा क्योंकि पिछली बार की जो वीडियो यूट्यूब पे डाउनलोड की गई थी उसमें यूट्यूब की तरफ से ही कुछ एरर आया था, जिससे कि वो पिछले जो वीडियो थी उसको अनलोड कर दिया गया, या क्या प्रॉब्लम आई उसका पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो आज हम आपसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, यानी कि सेल का जो चैप्टर है हमारे पास, यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, उसका हमारे पास जो दूसरा पार्ट सेल ऑर्गेनेली जो स्टार्ट करते हैं। पिछली बार मैंने सेल मेम्ब्रेन बताया था, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस बताए थे, एंड आज हम सेल ऑर्गेनेलीज स्टार्ट करेंगे। तो उन सेल ऑर्गेनेलीज में जो हमारे पास में पहला जो टॉपिक आता है निकल करके, जो पॉइंट हमारे पास में आता है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये किसमें प्रेजेंट होती है और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ना, सभी चीजें हम आपको इसके बारे में बताएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टार्ट करने से पहले अभी थोड़ा सा हम टाइम ले लेते हैं। मैं अगेन फिर आप लोगों से कह रहा हूं, लाइक और शेयर कीजिए, है ना। जितने ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, फॉलोअर्स इंक्रीज कीजिए, सब्सक्राइबर इंक्रीज कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी बेनिफिट हो, है ना, स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो। ठीक है, और हम टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा चीजों को बताने की कोशिश करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर क्या होती है, किसने डिस्कवर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया नाम कैसे आया, कौन से सेल में कितनी होती है, क्या वैरायटी होती है क्या सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, शेप की बात करेंगे। जो सभी चीजें हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। आज हम माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़ा दें, अगर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाती है 1 घंटे के अंदर तो ठीक है, फिर हम बॉडी भी पढ़ाएंगे, है ना। तो स्टार्ट कर देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। टॉपिक हमारे पास में है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखो बच्चों, हम यहां पर जो लिखते हैं, यहां वर्ड आता है माइटोस, है ना। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, और कॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेनूल। ठीक है, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर जो कि थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स है, धागे नुमा है लेकिन ग्रेन्यूल्स जैसा है, ग्रेन्यूल की जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स, है ना, ग्रेन्यूल्स के जैसी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है उसको हमने माइटोकॉन्ड्रिया हम यहाँ पर कहते हैं। देखो बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया की जब बात करते हैं तो लिटिल बिट थोड़ी सी हिस्ट्री भी हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो हमने कहा हिस्ट्री, ठीक है। जब हम हिस्ट्री की यहां पर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, तो देखो बच्चों, पहला हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कॉलिकर। ठीक है, कॉलिकर ने सबसे पहले मसल्स ऑफ इंसेक्ट, मसल्स ऑफ इंसेक्ट के अंदर इनको डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को। तो फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द माइटोकॉन्ड्रिया बाय द कॉलिकर। पॉइंट आता है कि आपको कॉलिकर ने सबसे पहले डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन में ऑप्शंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, इनकी डिस्कवर किसने की थी। तो ऑप्शन में नाम होते हैं, पेंडा भी होगा, कॉलिकर भी होगा, अल्टमान भी होगा,
फ्लेमिंग भी होगा। एक्यूरेट नेम आपको पता है उसमें से कॉलिकर आता है कि कॉलिकर था जिसने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। किसमें डिस्कवर किया था? फिर ऑप्शंस आता है तो उनमें से एक ऑप्शन आएगा कि मसल्स ऑफ इंसेक्ट, या मसल ही आएगा तो हम क्या कहेंगे? मसल्स ऑफ इंसेक्ट, कि इंसेक्ट की मसल्स के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। ठीक है। अब देखो बेटा, दूसरा हमारे पास में आता है अल्टमान। देखो अल्टमान, हम अल्टमान की बात करते हैं तो देखो बेटो कि अल्टमान ने यहां जो माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर की थी कॉलिकर ने, उसका नाम दिया था बायोप्लास्ट, यानी कि बायोप्लास्ट नेम गिवन बाय द अल्टमान फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया इनिशियली, जो कॉलिकर ने डिस्कवर की थी। यस। देन दूसरा आते हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग गेव द टर्म फिलिया। यहां पर फ्लेमिंग ने फिलिया टर्म को यूज में लिया था। नेक्स्ट हमारे सामने एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था बेंडा। नेम इज बेंडा। जब हम बेंडा की बात करते हैं यहां पर तो हम ये कहते हैं बेंडा ने सबसे पहले जो नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाय द माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाय द बेंडा। ध्यान क्या रखना है? माइटोकॉन्ड्रिया नेम गिवन बाय द बेंडा। तो हमारे पास यहां पर क्या क्वेश्चन? फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द, तो हम कहेंगे कॉलिकर। फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय द कॉलिकर, नेम गिवन बाय द बेंडा। ठीक है, क्लियर। हमने कहा नेम जो दिया था वो बेंडा ने दिया था, डिस्कवर को जो किया था कॉलिकर ने दिया था। हाँ, ये लिटिल बिट मैंने बताया है कि अल्टमान ने यहाँ पर बायोप्लास्ट भी कह दिया, फ्लेमिंग ने फिलिया भी कह दिया, है ना। इस चीज के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था मिचेली। मिचेलिस या माइकेलिस, है ना। यू कैन से मिचेलिस और माइकेलिस, जो भी आप बोलना चाहो। तो माइकेलिस ने इसको स्टेन किया था, फर्स्ट टाइम स्टेन किया था, और स्टेन के लिए उन्होंने एक डाई यूज में ली थी। उस डाई का नाम था जीनस ग्रीन बी। ये ध्यान रखना, स्टेन बाय द जीनस ग्रीन बी। इसको जो स्टेन किया गया था सबसे पहले, इसको जीनस ग्रीन बी से स्टेन किया गया था। इट इज द वाइटल स्टेन, स्टेनिंग सबस्टांस। जो किसी लिविंग ऑर्गेनेलिज को अगर स्टेनिंग किया जाता है तो उसको वाइटल सबस्टांस कहा था, स्टेनिंग सबस्टांस कहा जाता है, जिससे इसको डिस्कवर किया गया था बाय द स्टेन किया गया था बाय द माइकेलिस। ठीक है, या माइकेलिस, ये हम यहां पर बात कर लेते हैं। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद में थोड़ा सा हम और बात करते हैं, हम इसके साइज पर बात करते हैं कि इसकी साइज कैसी होती है। क्लियर? अब देख लो इस पर एक बार। साइज, माइटोकॉन्ड्रिया की हम साइज की बात करते हैं। साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की साइज कितनी होगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होती है 0.02 to 2 माइक्रोन। ये इसकी क्या होगी? डायमीटर होगा इसका।
ठीक है, एंड 3 to 4 माइक्रोन ये इसकी लेंथ होगी। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। तो हम जब माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर की बात करते हैं, सबसे पहले ओनली सिंगल या वन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन यूनिसेलुलर एल्गी माइक्रोस्टेरियस माइक्रोस्टेरियस ठीक है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है जिसके अंदर हम जब बात करते हैं तो ओनली सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। ये यूनिसेलुलर तो एक ही सेल है इस एल्गी के अंदर, ओनली सिंगल सेल है, उसमें भी एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, देन 20 to 30 पॉइंट आता है, 20 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया 20 to 40 करो इसको, सॉरी 20 to 40 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन स्पर्म। अब हम जब जानते हैं स्पर्म के बारे में तो हम कहते हैं स्पर्म के कौन से पार्ट में होती है, हेड में होती है, टेल में होती है या मिड पार्ट में होती है, तो हम कहते हैं मिडिल पीस, मिड पार्ट, मिड पार्ट। मिड पार्ट के अंदर 20 to 40 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती हैं। हम लीवर सेल की बात करते हैं कि लीवर सेल में कितनी प्रेजेंट होती है, तो हम लीवर सेल में हम कहते हैं 1000 से लेकर के 1500 यानी कि 1000 to 1500 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन लीवर सेल, लीवर सेल के अंदर प्रेजेंट होती हैं। देन दूसरी हम जब बात करते हैं यहां पर इसके बाद में कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम माइटोकॉन्ड्रिया किसमें प्रेजेंट होती है, मैक्सिमम हमने कहा सबसे कम माइटोकॉन्ड्रिया, तो हमारे पास में तो माइक्रोस्टेरियस एल्गी आ जाएगी, यूनिसेलुलर एल्गी है। सबसे ज्यादा अगर माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात करते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि कितनी 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, एक सेल में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होंगी। ये किसमें प्रेजेंट होती है, चाओस, ये एक एल्गी होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। चाओस के अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया मैक्सिमम है ना, ये प्रेजेंट किसमें होती है, चाओस के अंदर प्रेजेंट होती है। अगेन देख लीजिए आप, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है माइक्रोस्टेरियस के अंदर, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है 5 लाख चाओस के अंदर। 20 to 40 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है स्पर्म के अंदर, तो स्पर्म के अंदर कौन सा, मिड पीस के अंदर प्रेजेंट होती है, जो मिडिल पीस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होती है। और 1000 से 1500 यानी कि 1000 से 1500 1000 to 1500 माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द लीवर सेल, ये लीवर सेल के अंदर प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने साइज भी बात की, नंबर भी बात की। अब हम यहाँ पर शेप की बात कर लेते हैं। तो शेप इसकी वेरिएबल होती है, इसकी शेप ग्रेनुलर शेप भी हो सकती है, इसकी शेप स्फेरिकल भी हो सकती है, ठीक है, इसकी शेप डिस्क शेप भी हो सकती है। तो ये वेरिएबल टाइप ऑफ शेप प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर के बेस पर ही इसकी भी स्ट्रक्चर टिकी हुई होती है। तो उसे अकॉर्डिंग हमने कहा ग्रेनुलर है या स्फेरिकल है या इसकी डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स की प्रेजेंट होते, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस इसके अंदर हम क्या कहेंगे
प्रेजेंट होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का जनरल हमने नंबर की बात की थी, साइज की बात कर ली, एंड देन शेप की भी हमने बात की, ये कंडीशन प्रेजेंट होती है। अब हम जब बात करेंगे इसके बाद में, तो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। मैं सिंपल सा बनाने की कोशिश करता हूं और बताने की कोशिश करता हूं किस तरीके की प्रेजेंट होती है, राइट। नोट कर लो यहां तक। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बनाइए माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है,
ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का। इनको जिन जिन अलग अलग नेम से जाना गया है वो यहां पर मेंशन किया हुआ है पूरा की पूरा। ठीक है, देखो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर यहां पर बनाई हुई है। ठीक है, हम जब ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को जब हम यहाँ देखते हैं बच्चों, हमें समझना है यहाँ पर, तो हम ये क्या कहते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन हो गई है ना। ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली के अंदर प्रेजेंट है। इसमें दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। दोनों की दोनों मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, जिनकी थिकनेस जो हम बात करते हैं तो ये कितनी होती है, 60 टू 70 एंगस्ट्रॉम होती है। यानी कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग इसकी 60 टू 70 एंगस्ट्रॉम थिकनेस होगी। दोनों के बीच में गैप भी प्रेजेंट है ना। इस गैप को कहा जाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मेरी बात को सुनना, इसको क्या कहा जाता है, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, या फिर इसको हम कहेंगे आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। इस चीज को समझना, हम इसको आउटर माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर भी कहा जाता है। यानी कि दो चैम्बर है, एक बाहर है एक अंदर है, तो बाहर वाले चैम्बर को कहेंगे आउटर साइड में है। इसकी इस स्पेस का जो साइज होता है वो कितना होता है, 40 टू 50 एंगस्ट्रॉम। कितना है, 40 टू 50 एंगस्ट्रॉम, ये प्रेजेंट है ये वाला। ठीक है, अब हमने क्या कहा बेटा कि जो इनर माइटोकॉन्ड्रिया है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया ये बाउंड करते हैं अंदर की ओर एक चैम्बर को, इस चैम्बर को कहते हैं इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। ये अंदर वाला जो चैम्बर है, ये वाला पूरा की पूरा पोर्शन जो प्रेजेंट है, इसको नाम दिया इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल चैम्बर। अंदर की माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर जो चमड़ा है उसको ये नाम दिया गया। अब जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है वो अंदर चैम्बर की ओर ये क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से निकालती रहती है, फिंगर के जैसे इम्बेडेड होते हैं, और इम्बेडेड होने से ये देखो फिंगर के जैसे स्ट्रक्चर बन जाते जो चैम्बर के अंदर होता है, इंटरनल चैम्बर में होगा। ये जो फिंगर के लाइक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको कहा जाता है क्रिस्टी। इन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हो कि ये क्रिस्टी क्या है, तो जब आप बैक्टीरिया पढ़ते हो, बैक्टीरिया अगर आप पढ़ोगे तो बैक्टीरिया में मीजोसोम्स होते हैं, बैक्टीरिया में भी मीजोसोम्स होते हैं। यानी कि हम जब बैक्टीरिया का डायग्राम देखते हैं ना, कुछ इस तरीके से बैक्टीरिया का डायग्राम देखते हैं, तो बैक्टीरिया के डायग्राम में ऐसी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ये देखो, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है इनको मीजोसोम कहा जाता है। तो दे आर द होमोलॉगस ऑर्गन ऑफ होमोलॉगस पार्ट ऑफ द क्रिस्टी। ये क्रिस्टी के जैसा होमोलॉगस है। जैसे इसके अंदर ये जो मीजोसोम बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। उसी तरीके से हम ये कहते हैं कि ये क्रिस्टी भी इसी तरीके से काम करती है। ठीक है ना, तो ये इसका करेक्टर, ये मैंने लिटिल बिट समझाने के लिए आपको बताया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो मीजोसोम होते हैं वो क्रिस्टी के जैसे होते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं माइटोकॉन्ड्रिया और क्रिस्टी की कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है ना। अब हमने क्या कहा बेटा, जो इनर जो चैम्बर जो प्रेजेंट होता है, उस इनर चैम्बर
जो इनर चैम्बर जो प्रेजेंट होता है, इसमें जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड को मैट्रिक्स कहा जाता है। उसको क्या नाम दिया जाता है? मैट्रिक्स कहा जाता है कि वो मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कह दिया जाता है। और समझना, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कह दिया जाता है, सर्कुलर डीएनए है। ठीक है। राइबोसोम जो प्रेजेंट है, राइबोसोम इसके अंदर जो प्रेजेंट है, ये वाला राइबोसोम, ये एनसीईआरटी में बताया कि इसके ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है, एनसीईआरटी में मेंशन है। वैसे ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये 55S टाइप का राइबोसोम है। ध्यान रखना मेरी बात को, ये एनसीईआरटी में 70S टाइप का राइबोसोम होता है, और आपका नीट के एग्जाम के अंदर जब आता है तो आप 70S टाइप का राइबोसोम ही लिखना है आपको, ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है। लेकिन एक्चुअली ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम बात करते हैं तो 55S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है। इस राइबोसोम को जो डिस्कवर किया गया था, वो तीन साइंटिस्ट थे, अटाडी एंड एलोन। ये तीन साइंटिस्ट थे, अटाडी एंड एलोन। इन तीन साइंटिस्ट ने इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। देन दूसरी बात हम करते हैं कि यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है। यहां पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रेजेंट है, जिसको मैंने यहां पर बनाया, मैं कह रहा हूं आपको सर्कुलर है यहां पर ये। ठीक है, ये 4 ग्राफ रूल को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है, ये डिस्कवर किया गया था बाय द 3 साइंटिस्ट। जब बुक्स में ज्यादातर जो मेंशन है वो 2 साइंटिस्ट के बारे में मेंशन है, मैं आपसे कह रहा हूं ये 3 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, नास एंड एफ्लिजियस, डिस्कवर्ड बाय द नास एंड एफ्लिजियस। ये 3 साइंटिस्ट थे, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। तो हम जब देखते हैं कि हमारी जो सेल है, उस सेल के अंदर हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, ऐसी माइटोकॉन्ड्रिया जिसके अंदर राइबोसोम भी है, जिसके अंदर डीएनए भी प्रेजेंट है, दोनों चीजें यहां पर मौजूद हैं। इससे सेल विद इन द सेल के अंदर सेल भी हम कह सकते हैं इसको, कि सेल के अंदर दूसरी सेल मौजूद है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि सेल के अंदर दूसरी सेल कौन सी प्रेजेंट है? ऑप्शन में या तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा, अगर प्लांट दे दिया जाता है तो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों की दोनों ऑप्शन फिट बैठते हैं। अगर एनिमल की बात कर रहे हैं तो एनिमल में तो ओनली माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट होता है, सेल विद इन द सेल के अंदर सेल सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट है और कोई भी प्रेजेंट नहीं है। क्यों आपसे पूछा है कि सही ऐसा क्यों है? तो देखो, किसी सेल की कंडीशन क्या होती है कि उसके अंदर डीएनए होना चाहिए, उसके अंदर राइबोसोम होना चाहिए, दोनों चीजें यहां पर मौजूद हैं। ठीक है। अब दूसरा हमने जब बात की, इसके अलावा जो क्रिस्टी है, ये जो हमारे पास में फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बनी है क्रिस्टी, ये जो क्रिस्टी मौजूद है, इस क्रिस्टी पर क्या होता है, कुछ रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। मैं आपसे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं क्योंकि हम इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं। ये रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर है, जिसमें बेस भी है,
जिसमें स्टॉक भी है और जिसमें हेड भी है, यानी इसको 3 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, हेड, स्टॉक एंड बेस। हेड की जो डायमीटर होता है हेड का, वो होता है 70 to 100 एंगस्ट्रॉन। कितना है? 70 to 100 एंगस्ट्रॉन। और जो स्टॉक की जो लेंथ होती है ये कितनी होती है? 50 एंगस्ट्रॉन। ठीक है। और दो जो माइटोकॉन्ड्रिया दो जो F1 पार्टिकल जो प्रेजेंट है, इनका बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 100 एंगस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जो रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है, इस रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर का हेड का जो डायमीटर होता है 70 to 100 एंगस्ट्रॉन होगा। ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है स्टॉक की, ये 50 एंगस्ट्रॉन होगी। और दो पार्टिकल्स, दो रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 100 एंगस्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। यानी कि इसकी जब हम बात करते हैं तो हेड में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हेड के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट है जो एनर्जी प्रोडक्शन का काम कराते हैं। यहाँ पर एनर्जी किस तरीके से बनेगी उसके लिए यहां पर ये एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है। क्लियर? ये जो रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होती है किसी एक सेल के अंदर, ये 10 to the power 4 से लेकर 10 to the power 5 तक प्रेजेंट होती है। यानी कि 10,000 से लेकर के 1,00,000, है ना? 10 to the power 4 to 10 to the power 5, 10,000 से लेकर के 1,00,000 रैकेट के जैसे स्ट्रक्चर किसी एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इनको डिस्कवर किया गया था दो साइंटिस्ट ने, फोरांडेज एंड मोरान, है ना? डिस्कवर्ड बाय द फोरांडेज एंड मोरान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, फोरांडेज एंड मोरान। इसलिए इनका इनिशियल टर्म लेकर के इसके ऑनर में इनके नाम क्या दिया जाता है? एफएम पार्टिकल। तो नेम गिवन एफएम पार्टिकल। ठीक है। दूसरा, ये जो पोर्शन जो प्रेजेंट होता है बेस, इस बेस को F0 कहा जाता है। और ये वाला जो पोर्शन होता है स्टॉक और हेड, इसको F1 कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? F0 F1 पार्टिकल भी हम इसको कह देते हैं। दूसरा, हम इसको F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि ये जो एफएम जो पार्टिकल होते हैं, इस एफएम पार्टिकल के अंदर ETS चेन प्रेजेंट होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहां पर प्रेजेंट होती है जो एटीपी का प्रोडक्शन करती है। ठीक है। इसलिए इन पार्टिकल्स को उसी के नाम की वजह से इसको ईटीपी भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल कह दिया गया, ईटीपी। ठीक है। ये इनके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन के दौरान यहां एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन कैसे होगा कि यहां पर Fe+2 Fe+3 के अंदर कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, है ना? तो ये ऑक्सीडेशन होता है, उस दौरान एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। वो इलेक्ट्रॉन जो निकलता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसलिए इनको ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, इनको ऑक्सीसोम पार्टिकल भी कहा जाता है कि ये ऑक्सीसोम है, एनर्जी का प्रोडक्शन करने वाले पार्टिकल हैं, इसलिए इनको ऑक्सीसोम कह दिया जाता है। दूसरी बात, ये बेसिक यूनिट है, इट इज हम ये कह सकते हैं इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। अगर ये नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई अस्तित्व भी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया का कोई होना या ना होना कोई मतलब ही नहीं करता। यानी कि ये ही पार्ट है जो एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसलिए इन्हें हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहा जाता है। हम इनको क्या कहेंगे? एलिमेंट्री पार्टिकल। फिर मैं आपको दोबारा कि यहां पर ये जो रैकेट के जैसी स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है, जिनका नंबर 10 to the power 4 से 10 to the power 5 प्रेजेंट होता है, जिनके 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, हेड, स्टॉक एंड बेस। जिनकी हेड का डायमीटर अलग होता है 70 to 100, स्टॉक का लेंथ जो होती है 50 एंगस्ट्रॉन, और दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 100 एंगस्ट्रॉन होता है। ये जो पार्टिकल हैं इनको डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट हैं,
फॉरांडेज एंड मोरान, मैं रिवाइज करा रहा हूं, इसलिए इनको एफएम पार्टिकल कह दिया जाता है। ठीक है, दूसरा F0 F1 पार्टिकल भी इनको कह दिया जाता है, क्योंकि ये F0 है, ये स्टॉक और हेड ये F1 है, तो F0 F1 पार्टिकल भी इसको कह दिया जाता है। दूसरा, ये जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस दौरान एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सीसोम भी कहा जाता है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इन्हीं पार्टिकल्स के अंदर होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह दिया जाता है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कह दिया जाता है, ETS कहा जाता है उसको, उस प्रोसेस को जिससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो इन पार्टिकल में होता है, इसलिए एटीपी भी कह दिया जाता है इनको। ठीक है, और ये बेसिक यूनिट है किसी भी माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल भी इसको कह दिया जाता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लिटिल बिट इतनी चीजें बता देते हैं कि ये प्रेजेंट होती हैं, राइट। क्लियर है? अब देखो दूसरा एक और चीज देखें बेटा, यहां पर एक और हमारे सामने जो निकल के आते हैं, क्वेश्चन आया हुआ भी है 2008 के अंदर, है ना। AIPMT में क्वेश्चन आया था, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट जो एंजाइम है वो है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। आप अंडरलाइन कर लेना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लियर? देखो बच्चों, इसको हम जब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो इसको पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। मैंने कहा यहां से इसके अंदर एनर्जी का एटीपी का प्रोडक्शन किया जाता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली। ठीक है, देखो बेटा, हम इस चीज को समझो कि इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली क्यों कहते हैं। हम ये कहते हैं, गुनसिलस ने कहा था, मैं आपको नाम बता रहा हूं, ठीक है। गुनसिलस ने कहा था जब इवोल्यूशन हो रहा था, इवोल्यूशन के दौरान यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ बैक्टीरियल सेल एंट्री कर गई थी, यानी कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल एंट्री कर गई थी। वो एंट्री करने वाली सेल यूकैरियोटिक सेल के साथ परमानेंट रहने लगी। ऐसी जो सेल्स थी उनको माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट कह दिया गया था। उनको माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट कह दिया गया था। ये गुनसिलस इस चीज के बारे में बताता है कि हाँ ऐसा कुछ था। दूसरी बात, जब ये एंट्री करती है ना, यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो इनका जो डीएनए का कुछ पोर्शन, इनके डीएनए का कुछ पार्ट टूट करके जो न्यूक्लियर डीएनए है उसके ऊपर ट्रांसफर हो गया। इसकी वजह से ये न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर भी डिपेंडेंट रहने लगी, यानी कि न्यूक्लियर डीएनए कुछ प्रोटीन्स जो बनाता है वो प्रोटीन एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से आगे का रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, यानी कि इट इज डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर भी डिपेंडेंट रहने लगी कुछ चीजों के लिए, कुछ प्रोटीन्स के लिए, सभी के ऊपर नहीं, कुछ प्रोटीन्स के लिए। बाकी मोस्टली ये इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट है, अपनी प्रोटीन खुद बना लेता है। इसके ऊपर हमने कहा राइबोसोम प्रेजेंट है, खुद अपना काम करता है ये। इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड रहा, बाकी ये खुद अपने आप काम करता है, इसलिए इसको कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली।
समझो मेरी बात को। इसको क्या कहा गया? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। तो हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स, है ना। क्यों कहा वो मैंने आपको बताया कि इवोल्यूशन के दौरान इसके डीएनए का कुछ पार्ट टूट करके न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर भी डिपेंडेंट होगी। वहां से उस दौरान जो प्रोटीन बनेगी वो प्रोटीन यहां पर एंजाइम का फॉर्मेशन, वो प्रोटीन आएगा, वो एंजाइम आएगा और उसके बाद ही यहां पर रेप्लिकेशन होगा। ठीक है, तो यहां होने को तो इसके पास डीएनए भी मौजूद है, राइबोसोम भी प्रेजेंट है और भी यहां पर प्रोटीन बनाने की इसकी कैपेसिटी है, लेकिन कुछ प्रोटीन्स के लिए ये न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर डिपेंडेंट होने की वजह से इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली कहा जाता है कि ये सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली है। इट इज कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। क्लियर? ठीक है, क्लियर है। ये हम बात कर लेते हैं यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जो यहां पर एक्सप्लेन किया गया था। नेक्स्ट, अब हमारे पास आता है गोल्जी बॉडी। हम गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। हेडिंग डालो गोल्जी बॉडी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लियर? आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस। हम यहां पर क्या कहेंगे? या तो इसको बोलेंगे गोल्जी बॉडी या हम क्या कहेंगे? गोल्जी अपैरेटस। देखो बच्चों, हम जब गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो गोल्जी बॉडी को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था कैमिलो गोल्जी ने। डिस्कवर्ड बाय द कैमिलो गोल्जी। ठीक है, इसके अंदर डिस्कवर किया था तो हम कहेंगे नर्व ऑफ आउल। हम नर्व ऑफ आउल की बात करते हैं कि इनको डिस्कवर किया गया था, नर्व ऑफ आउल के अंदर डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी ने। तो इनका जो नाम दिया गया था, इनका नाम दिया गया इंटरनल रेटिकुलम सिस्टम, है ना। कैमिलो गोल्जी ने पहले इसका नाम गोल्जी बॉडी नहीं दिया था, ये चीज ध्यान रखना, है ना। यहां इन्होंने कैमिलो गोल्जी कॉल्ड इंटरनल रेटिकुलम सिस्टम। ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्जी। डिस्कवर्ड द नर्व ऑफ आउल एंड इट्स कॉल्ड इंटरनल रेटिकुलम सिस्टम। उसको नाम दिया गया था इंटरनल रेटिकुलम सिस्टम। बाद में एक और साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था हॉलग्रेम। हॉलग्रेम ने इसको एक और नाम दिया था
ट्रोफोस्पोरेंजियम। पेरात एंड पेनलेवे। इन्होंने एक थ्योरी दी थी या गोल्जी बॉडी के लिए, दैट इज कॉल्ड द वैक्यूल थ्योरी। दैट इज कॉल्ड द वैक्यूल थ्योरी। फिर इनके बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था काजल। काजल ने या ऑनर ऑफ द गोल्जी बॉडी गेव गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरटस। या उन्होंने नाम दिया था गोल्जी होल ग्रेन अपैरटस, ये नाम दिया गया। गोल्जी बॉडी, गोल्जी अपैरटस या गोल्जी होल ग्रेन अपैरटस, ये नाम दिया गया था। ये जो नेम दिया गया वो ऑनर ऑफ गोल्जी बॉडी के नाम गोल्जी के लिए दिया बाय काजल। ठीक है, इसको स्टेन भी किया जा सकता है। हम गोल्जी बॉडी को स्टेन करते हैं किससे? सिल्वर क्रोमाइड से। स्टेन बाय द सिल्वर क्रोमाइड। ठीक है। दूसरी बात, एक और साइंटिस्ट आए थे डॉल्टन एंड फेलिक्स। ये भी बहुत सी बुक्स में क्वेश्चन भी दिया हुआ है। डॉल्टन एंड फेलिक्स, उन्होंने प्लांट सेल के अंदर इसको नाम दिया डिक्टियोसोम। इन प्लांट सेल, प्लांट के अंदर इसको डिक्टियोसोम नाम दिया उन्होंने। तो गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहा जाता है प्लांट सेल के अंदर, है ना। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत बार देखा है मैंने कि इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि प्लांट सेल के अंदर गोल्जी बॉडी को क्या कहा, तो वहां हम डिक्टियोसोम की बात कर लेते हैं कि डिक्टियोसोम वहां पर नाम दिया गया। ठीक है। अब देखो, हम जब गोल्जी बॉडी की बात करते हैं तो गोल्जी की स्ट्रक्चर की भी हम बात करते हैं, और गोल्जी की हम ये कहते हैं कि गोल्जी की शेप भी कैसी होती है। तो गोल्जी की शेप की हम जब बात करते हैं बच्चों, तो हम ये कहते हैं इसकी शेप वेरिएबिलिटी रख लेती है। अगर इसका फंक्शन सेल का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा सेल का फंक्शन हो जाता है, हाइपर फंक्शन की वजह से यहां पर ये स्वेल हो जाती है, और हाइपो फंक्शन की वजह से इसकी साइज थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है। पोजीशन की बात की जाती है तो हम ये कहते हैं ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। इन बिटवीन, दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ, हम अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरटस की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज सिस्टर्नी, दूसरी वेसिकल, तीसरी लार्ज वैक्यूल।
हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल और लार्ज वैक्यूल। डायग्राम देखते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर। ये देखो, ये हमने एक डायग्राम बनाया है गोल्जी बॉडी का। ठीक है, हम जब गोल्जी बॉडी का डायग्राम की बात कर रहे हैं, हमने गोल्जी बॉडी बनाया, हमने देखा गोल्जी बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नी, वेसिकल एंड लार्ज वैक्यूल। ठीक है, हमने क्या कहा बच्चों, देखो हमने सिस्टम की बात करते हैं, ये सिस्टम है जो मैंने यहाँ पर 4 जो बनाई है सिस्टर्नी होती है। जनरली हम जब सिस्टर्नी की बात करते हैं तो ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होती है और 3 से 8 तक सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है। 3 to 8 सिस्टर्नी प्रेजेंट इन ईच गोल्जी अपैरेटस। जनरली बोल रहा हूं मैं, ये अप टू 50 तक भी हो सकती है। अप टू 50 तक तब होती है जब सेल का बहुत ज्यादा फंक्शन होता है, हाइपर फंक्शन होता है सेल का। हाइपर फंक्शन का मतलब जब सेल बहुत ज्यादा सिक्रेशन करती है ना, उस कंडीशन में ये अप टू 50 तक हो सकते हैं। लेकिन जनरली हम जब बात करते हैं तो ये 3 to 8 प्रेजेंट होते हैं। यहां मैंने ये 4 बनाए हैं, ये ध्यान रखना, यहां मैंने 4 बनाए हैं, वैसे 3 to 8 तक प्रेजेंट होती है। और सिस्टर्नी का जो डायमीटर होता है, ये वाला डायमीटर, ये ल्यूमेन का, ये 100 to 150 एंगस्ट्रॉन होता है। ये कितना होता है? 100 to 150 एंगस्ट्रॉन। 2 सिस्टर्नी के बीच का जो स्पेस होता है, इंटरनल सिस्टर्नल स्पेस, इंटरसिस्टर्नल स्पेस, ये जो स्पेस होता है 150 to 300 एंगस्ट्रॉन होता है। पॉइंट समझना मेरी बात को, कि यहां पर जो सिस्टर्नी का जो डायमीटर होता है, जो ल्यूमेन का जो डायमीटर होता है, जो खाली जगह होती है, उसका 100 to 150 एंगस्ट्रॉन होता है। और ये सिस्टर्नी, ये दोनों सिस्टर्नी का बीच का जो स्पेस होता है, इंटरसिस्टर्नल जो स्पेस होता है, ये 150 to 300 एंगस्ट्रॉन होता है। 150 to 300 एंगस्ट्रॉन, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है। अब इसके 2 सरफेस होते हैं। एक वो सरफेस जहां ये
एक वो सरफेस जब ये बनना स्टार्ट कर दी है, ठीक है, बनना जो स्टार्ट करती है उस सरफेस को हम कहते हैं फॉर्मिंग साइट या उसको सिस फेज कहते हैं। ये प्रेजेंट होती है टुवर्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साइड में प्रेजेंट होती है, या आप कह सकते हो टुवर्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर की साइड में इसका फेस होता है हमेशा, या इसका फेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की साइड में होगा। तो ऐसी जो फेज होता है उसको फॉर्मिंग साइड या सिस फेज कहते हैं। ये कैसा होता है शेप, देखो ये कैसी है, कॉन्वेक्स शेप्ड है ना, इट इज कॉन्वेक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। देन दूसरी हम जब बात करते हैं तो देखो ये जो प्रेजेंट होता है ये वाला, इस फेज को कहा जाता है मैच्योरिटी फेज, या इसको कहा जाता है ट्रांस फेज, इसको कह दिया जाता है। तो ये जो प्रेजेंट होता है ये टुवर्ड द टुवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर प्रेजेंट होगा। ये कैसा है, ये मैच्योरिटी फेज है, यानी कि हम मैच्योर हो गया। तो ये जो होगी ये कॉन्केव शेप होती है इसकी कैसी है, कॉन्केव शेप है इसकी, ये कॉन्केव शेप जैसी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने क्या कहा, ये सिस्टर्नी के बारे में हम जनरली इतना बता देते हैं। दूसरा आता है वेसिकल। हम वेसिकल की जब बात करते हैं तो वेसिकल ये एज ऑफ सिस्टर्नी प्रेजेंट होती है, ये सिस्टर्नी के एज पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिनका डायमीटर 400 to 800 एंगस्ट्रॉन होता है, समझना मेरी बात को, 400 to 800 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये एस या हम क्या कहेंगे, ये इस तरीके से कंडीशन प्रेजेंट होती है इसकी 400 to 800 एंगस्ट्रॉन, है ना। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पीएमटी में दिया गया था, वहां पर डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंस किया हुआ था। डिफरेंस किया होता तो आप ध्यान देखना, वहां पर पूछा जाता है कि इसकी फॉर्मिंग फेज कौन सी है, मैच्योरेटिंग फेज कौन सी है। तो एनसीईआरटी में जिस साइड से ये वेसिकल इसके साथ अटैच होती हैं या इससे बाहर निकलती हैं तो उस फेज को कहा गया फॉर्मिंग। ठीक है, ध्यान रखना। उसके अपोजिट वाला है वो मैच्योरेटिंग फेज, उसमें बताया हुआ है, डायग्राम बनाया हुआ है, आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, दूसरे हमने कहा लार्ज वैक्यूल। लार्ज वैक्यूल जो होते हैं ये ऑलवेज कहां प्रेजेंट होते हैं, हम कहा मैच्योरेटिंग फेज पर प्रेजेंट होते हैं, ये मैच्योरेटिंग फेज पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होती है लार्ज वैक्यूल, इनका जो डायमीटर होता है 750 to 6000 मिली माइक्रोन। सॉरी, मिली माइक्रोन नहीं, एंगस्ट्रॉन ही है, सॉरी, एंगस्ट्रॉन ही है, सॉरी। ठीक है, तो 750 to 6000 एंगस्ट्रॉन इनका डायमीटर प्रेजेंट होता है। और ये एक प्रेजेंट कहां होती है, तो हम कहते हैं टुवर्ड द मैच्योरेटिंग फेज, है ना, ये ट्रांस फेज में प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर हमने क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक। अब देखो, हम माइटोकॉन्ड्रिया के सॉरी हम गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर है, सॉरी ये गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बात की हुई है। ये कि ये सिस्टर्नी है, ये वेसिकल्स हैं, ठीक है, और ये लार्ज वैक्यूल है ये, और इसके बारे में पूरी डिटेल हमने एक्सप्लेन कर दिया है। ये एनसीईआरटी से भी अच्छे एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पर, इसमें जो भी मेंशन है उसे मेंशन किया हुआ है। आप एक बार इसको ढंग से पढ़ोगे, इसको दोबारा इस नोट्स बनाओगे इनके, तो आपके इससे रिलेटेड, माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड या गोल्जी बॉडी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर सकते हो, मुझे उम्मीद है आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, फंक्शन ऑफ जीबी। गोल्जी बॉडी के हम फंक्शंस की बात करते हैं। जीबी, मेनली
जो गोल्जी बॉडी का जो फंक्शन होता है, मेनली जो फंक्शन होता है गोल्जी बॉडी का, वो सिक्रेशन होता है। मेनली किसी भी चीज का सिक्रेशन करने का काम करती है। तो हम क्या कहेंगे जनरली सिक्रेशन, इसका जनरली जो फंक्शन है वो क्या है, सिक्रेशन इसका जनरली फंक्शन है। दूसरी हम इसके बारे में बात करते हैं और इसका क्या फंक्शन है। तो जब हम इसकी दूसरी बात करते हैं तो हम ये कहते हैं ये सिंथेसाइज तो करता है, सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करता है। उनमें भी हमने क्या कहा, को, है ना, इनको सिंथेसाइज करता है। दूसरा इसका फंक्शन आएगा एक्रोसोम फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस 2 में भी ये पूछा गया है। एक्रोसोम, ये एक्रोसोम जो प्रेजेंट होता है, ये स्पर्म जो प्रेजेंट है, स्पर्म के टॉप पर यहां पर प्रेजेंट होता है, दिस इज कॉल्ड एक्रोसोम। ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन होता है। गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन एक साइंटिस्ट है सुस, उन्होंने इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक है, कि एक्रोसोम के बारे में कि एक्रोसोम इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है। जब हम प्लस 2 पढ़ेंगे तो प्लस 2 में हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से गोल्जी बॉडी में गोल्जी बॉडी कन्वर्ट होती है वहां पर, है ना, उसके बारे में डिटेल में। तो इसका काम क्या होता है एक्रोसोम का, पेनिट्रेशन ऑफ ओवा। ये ओवा का पेनिट्रेशन करने का काम करता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में दूसरा आता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल, जब आप ओवम की बात करते हैं, ओवम के पेरिफ्री में ये गोल्जी बॉडी अटैच हो जाती है। ये गोल्जी बॉडी आ जाती है इस तरीके से वैक्यूल की फॉर्म में, है ना, ओवम के अंदर, ठीक है। ये जो होती है इसको कहा जाता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल। ये जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल होता है ये म्यूकस का सिक्रेशन करता है, यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये विटेलाइन मेम्ब्रेन है। फर्टिलाइजेशन के बाद में ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल यहां पर क्या करती है, फ्लूइड का सिक्रेशन करती है इस स्पेस में। ये पेरीविटेलाइन स्पेस कह दिया जाता है इसको, स्पेस को पेरीविटेलाइन स्पेस। तो पेरीविटेलाइन स्पेस में यहां पर फ्लूइड का सिक्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो फ्लूइड बनाती है, इस फ्लूइड को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ये पॉलीस्पर्मी को रोकती है, दूसरे स्पर्म एंट्री नहीं हो पाते हैं फिर। ठीक है। नेक्स्ट सेल वॉल फॉर्मेशन बताया हुआ है। सेल वॉल फॉर्मेशन के बारे में, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है। मेरे प्रीवियस वीडियो में आप देखोगे तो वहां आपको पता चलेगा सेल वॉल फॉर्मेशन किस तरीके से की जाती है। आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखना, वहां आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा, ठीक है, कि सेल वॉल फॉर्मेशन को कैसे किया जाता है, कैसे होती है, फ्रेगमोप्लास्ट कहा इसको, क्यों कहा, किसने कहा, वो डिटेल आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, आपको वहां पर चल जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये लाइसोसोम फॉर्मेशन भी करती है। लाइसोसोम फॉर्मेशन, इसलिए नोविकोफ एक साइंटिस्ट हुए थे, नोविकोफ ने एक कॉन्सेप्ट दिया था इसका, उन्होंने कहा था गर्ल कॉम्प्लेक्स। GERL, गर्ल कॉम्प्लेक्स। जी का मतलब गोल्जी बॉडी, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L का मतलब लाइसोसोम। ये तीनों जो सेल ऑर्गेनेलिज है एक दूसरे से रिलेटेड होती है, इसलिए नोविकोफ ने इसको गर्ल कॉम्प्लेक्स कहा था। ठीक है। नेक्स्ट, ये मिलेनिन सिंथेसिस भी करती है इन स्किन। मिलेनिन सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करती है
ठीक है, इसी के साथ ही हमारी गोल्जी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के बारे में हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको अच्छी तरह से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप एक दो बार चीजों को देखोगे, आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो सॉल्व कर सकते हो आप उनको। अगर ज्यादा आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो हमारा कोटा क्लासेस का ऑफिस है जलंधर के अंदर, यहाँ आकर आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं आप। बट यहाँ पर आपको डाउट्स को थोड़ा, जो भी आपकी कोई कंफ्यूजन होगी उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपसे अगेन मैं कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करोगे तो जिससे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट होगी। ठीक है, तो मैं आज के लिए आपसे इतना ही इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट वीक सैटरडे फिर 4 बजे आपसे अगेन हम आपसे रूबरू होंगे। ठीक है, ओके बच्चों।